गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 3D के जो बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी बात की थी। आज हमें ये देखना है कि बुक के अलावा ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा भी था कि हमें यहाँ से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में उस पर फोकस करना है, और बुक में क्वेश्चंस इस लायक कम है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस हमें एक्स्ट्रा भी देखने हैं। तो वो देखते हैं, चलिए कौन से हैं। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि 6 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं उनका ये जो क्वेश्चन है बुक से बाहर का क्वेश्चन आने की वजह से मार्क्स ना एग्ज़ाम में कट जाएं। तो उसके लिए जो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन से, चलिए आज हम देखते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है देखिए कि दो समतल यदि दिए जाए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये एक समतल है, और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये दो समतल है। अब कहा जाए कि इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल, प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल कौन सा होगा वो बताओ। तो हमें क्या करना है, ठीक है। देखो, दो समतल जब प्रतिच्छेद करेंगे तो आप सोचो क्या होगा। जब दो समतल काटेंगे तो एक रेखा बनेगी वहां पर। अब वहां से जाने वाला समतल क्या होगा वो बताना है। तो पहली बात तो वहां से, उस रेखा से जो दो समतलों के प्रतिच्छेद पर बनती है रेखा, उस रेखा से एक समतल नहीं अनेकों जा सकते हैं। तो उन सबका जो व्यापक समीकरण होगा, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाले समतलों का जो व्यापक समीकरण होगा वो कैसे आएगा पता है आपको? क्या करना है, आपको इसमें से एक समतल को लैम्डा से गुणा करके जोड़ देना है, इस प्रकार से। अब ये जो आपको मिला है ना, ये जो मिला है ये उस समतल का समीकरण है जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा से जाएगा। बस बाकी इतना रह गया है कि यहाँ पे लैम्डा का मान निकालना बाकी रह गया है। उसके लिए वो कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा, फिर हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे। आप कहोगे सर ये तो समतल का समीकरण कहाँ से हुआ? अरे है, कैसे है देखो, x कॉमन लो, क्या मिलेगा? a1 प्लस लैम्डा a2, y कॉमन लो, क्या मिलेगा? b1 प्लस लैम्डा b2, और z कॉमन लो, c1 प्लस लैम्डा c2, और d1 प्लस लैम्डा d2। तो वही तो चार पद जो समतल में आते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये अचर पद, तो है समतल का समीकरण ही। उससे घबराना नहीं है इतने बड़े से, बस ये लैम्डा को पता करने के लिए एक कंडीशन और देखा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दो समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल चाहिए तो एक समतल को किसी को भी लैम्डा से पूरे को गुणा करके जोड़ लेना, इक्वल टू 0 रख देना, और इस लैम्डा का मान हम किसी अन्य दिए गए प्रतिबंध से जरूर ज्ञात कर लेंगे। यदि समतल सदिश रूप में भी दिए हुए हो सकते हैं तो भी आप क्या करना, फिर या तो सदिश रूप वाला तरीका यूज करना, बट मुझे लगता है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उन्हें कार्तीय रूप में बदल के यही मेथड यूज कर लेना। समझ रहे हो? जैसे आपको समतल जो है इस प्रकार से सदिश रूप में दे दिए जाए, जैसे एक ये दे दिया जाए, तो आप इसका कार्तीय रूप बना लो, क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 9 इक्वल टू 0। आप सदिश रूप से माथापच्ची करो ही मत, आप कार्तीय रूप बना के और यही तरीका यूज कर लेना। तो ये दो समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाले समतल के लिए हमें लागू करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन क्या बन सकता है, चलो वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है कि आपको दो समतल दिए हैं, वेक्टर r डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6 और r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू -5, ये दो समतल दिए हुए हैं।
अब आपको इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला और कहाँ से, इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला और बिंदु 1,1,1 से जाने वाला समतल बताना है। क्या होगा, समझ गए क्वेश्चन? इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाला और इस बिंदु से जाने वाला समतल क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए पहले मैं अब इनका कार्तीय रूप लिख लेता हूँ। क्या आएगा इस फर्स्ट वाले का, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और दूसरे वाले का क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -5। अब मैंने आपसे क्या कहा, इनके प्रतिच्छेद से जाने वाले समतल का व्यापक रूप क्या होगा, 1 को लैम्डा से गुणा करके लिख लूंगा पूरे को, और इन 6 और -5 को भी उधर लेके जाना है मुझे। x प्लस वाई प्लस जेड -6 ये हो गया फर्स्ट वाला, प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड वाला 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। इस प्रकार से दोनों मैंने ले लिए, समझ गए? कंप्लीट का कंप्लीट समतल लेना है 6, ये अचर पद को भी उधर ले जाके। अब यहाँ से क्या आता है आंसर, समतल का समीकरण क्या आता है वो देखते हैं। देखो x इसमें से कॉमन लूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन ले तो 1 यहाँ से 3 लैम्डा, z कॉमन ले तो यहाँ से 1 और यहाँ से 4 लैम्डा, और फिर अचर पद क्या बच रहा है -5 प्लस 6 लैम्डा। तो ये समतल का समीकरण है। कौन से समतल का, जो इन दोनों के प्रतिच्छेद से जा रहा है। अब इसमें क्या कमी रह गई, इसमें लैम्डा का मान निकालना बाकी रह गया है, वो निकालते हैं हम। अब वो कैसे निकलेगा, उसने क्या कहा था ऊपर वापस देखो, इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला जो समतल है वो इस पॉइंट से भी जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि ये वो समतल है जो इनके प्रतिच्छेद से जा रहा है। अब ये इस पॉइंट से जाएगा तो ये पॉइंट इसमें संतुष्ट करा देते हैं, जो हमें लैम्डा का मान निकालने में हेल्प कर देगा। क्या कर रहा हूं मैं, बिंदु 1,1,1 को रखता हूं इसमें। क्यों रख रहा हूं आपको पता है, क्योंकि ये समतल उस बिंदु से जाएगा, इसलिए वो इसमें रख देंगे तो हमें लैम्डा का मान मिल जाएगा। फिर x y z की जगह रखता हूँ एक को, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 और 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 -6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा कितने हो जाएंगे, ये 3 2 5 और 4 9 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 लैम्डा। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 -6 -3, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 3/14। अब क्या करना है इस वैल्यू का, फिर ये मान जो प्राप्त हुआ लैम्डा का ये यहाँ रख देते हैं। समतल के समीकरण में लैम्डा का ही तो मान पता करना बाकी रह गया था, और वो हमने कैसे किया, इस बिंदु को इसमें रख के। अब इस लैम्डा के मान को समतल के समीकरण में रख दूंगा तो मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अब वो काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इन सब जगहों पर लैम्डा का मान रख दूंगा। लैम्डा की जगह यहाँ 3/14 रख दूंगा। कितना मिलेगा, 1 प्लस 6/14 इंटू एक्स। इस तरीके से ये पूरा आप सॉल्व कर लेना, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से जो ये अभी हमने देखा था वही चीज है। हमें लैम्डा का मान निकालने के लिए उसने, मैंने कहा था ना एक कंडीशन देगा कुछ और, तो उसने एक पॉइंट दे दिया था तो उससे आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि दो समतल देकर एक x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और एक 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 कहा जाए, इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल बताओ। प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल, और साथ में क्या होना चाहिए,
x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 के लंबवत होना चाहिए वो साथ में। अब देखो, अब इस बार बिंदु की बजाय उसने कुछ और दिया है आपको, है ना। उसने क्या कहा, इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल बताओ और इस समतल के लंबवत होना चाहिए। तो ये वो क्यों दे रहा है आपको पता है, वो लैम्डा का मान निकालने के लिए कंडीशन दे रहा है ये वाली। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ। 1 को और 5 को उधर ले जाते हैं पहले तो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, और 5 को उधर ले जाके लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। सरल करते हैं इसे, चार पदों का रूप देते हैं इसे। x कॉमन लूँ तो 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन लूँ तो 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन लूँ तो 1 प्लस 4 लैम्डा और माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 और बच गया। ये देखो अब सुनो, ये क्या मिला है, ये उस समतल का समीकरण है जो बताना है आपको। अब लैम्डा निकालना बाकी रह गया है, उसके लिए उसने कंडीशन दी है कि ये समतल इसके लंबवत है। तो लंबवत है तो उनके अभिलंबों के दिक्अनुपातों का गुणा क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। तो इसके अभिलंब के दिक्अनुपात क्या है, 1 0 0 सॉरी 1 माइनस 1 1 जो एक्स वाई जेड से गुणा हो रहे हैं, और इसके अभिलंब के दिक्अनुपात क्या है 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा जो एक्स वाई जेड से गुणा हो रहे हैं ना, ये इनका गुणा करता हूँ 0, क्या मिलेगा उससे 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा देखो 2 लैम्डा और 4 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 3 लैम्डा हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, प्लस 1 लैम्डा की वैल्यू मिल गई माइनस 1/3, और ये यहाँ रख देंगे, हमें समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं क्या किया है मैंने। इन दोनों के प्रतिच्छेद से जाने वाला समतल और इसके लंबवत होना चाहिए वो। तो इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला ये होगा समतल, और इस समतल के लंबवत है तो अभिलंबों के दिक्अनुपातों का गुणा ही 0 करना था बस। पिछले क्वेश्चन में वो बिंदु 1,1,1 से जा रहा था तो वो 1,1,1 को रखा था, और इस बार ये कह रहा है लंबवत है तो लंबवत होने का प्रतिबंध लगाया ना हमने कि दिक्अनुपातों का गुणा 0। तो इस वाले के अभिलंब के दिक्अनुपात लिखे और इस वाले के अभिलंब के दिक्अनुपात लिखे और उनका गुणा 0 किया। इस कंडीशन ने लैम्डा का मान दिया और लैम्डा का मान रखते ही क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में हो सकता है। अभिलंबों के दिक्अनुपातों का गुणा वगैरह 0 किया मैंने। तो ये हो गया समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाले समतल का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है वो देखो। तीन बिंदु दिए जाए और कहा जाए कि इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण बताओ। एक तो ये है, एक ये दे दिया मैंने, और एक ये दे दिया, मान लो कोई भी दिए जा सकते हैं। ये 3 बिंदु है। अब कहा जा रहा है कि इनसे जाने वाले समतल का समीकरण बताइए। इन तीनों से जाने वाले समतल का समीकरण बताना है। ठीक है, क्या करेंगे देखो, समझो इसको पहले। ये 3 बिंदु है समतल पर स्थित। ये बोर्ड एक समतल है, इस पे ये 3 बिंदु है, कहीं भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ, यहाँ और यहाँ, कहीं भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं। अब मुझे पता है कि समतल का समीकरण लिखना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे एक बिंदु चाहिए और अभिलंब के दिक्अनुपात चाहिए। यदि ये दोनों चीजें हैं तो मैं समतल का समीकरण लिख सकता हूं। तो मैं वही काम करने वाला हूं। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मानता हूं कि माना अभिलंब के दिक् अनुपात ABC है, और यही पता करने हैं मुझे। ये पता कर लिए तो आंसर निकालने में दिक्कत ही नहीं आएगी फिर। अब ये कैसे पता करूंगा वो देखो, सुनना ध्यान से। अभिलंब का मतलब आप समझ गए, इस बोर्ड का, बोर्ड से लंबवत, ये हो गया अभिलंब। तो
तो इसके दिक्अनुपात, ये जो मार्कर है, जो अभिलंब है बोर्ड का इस समतल का, उसके दिक्अनुपात ABC मैंने ले लिए हैं। अब देखो ये तीनों बिंदु इस बोर्ड पे थे जो दिए हुए थे, इन तीन बिंदुओं से कोई दो रेखा ले लो जो इस बोर्ड पे बन जाएंगी। AB और AC ले लो, चाहे AB और BC ले लो, कोई भी दो रेखा लेनी है आपको। तो मैं ले लेता हूं AB और AC और इनके दिक्अनुपात लिखता हूं, ठीक है। आप BC के लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AB के दिक्अनुपात कैसे आएंगे, घटाते हैं, क्या मिलेगा 4, 8 और -8 ये मिलेंगे। देख लो 4, 8 और -8 सरल कर लेते हैं इसे, क्योंकि सरल कर सकते हैं ना। 1, 2 -2 आ गया। AC के निकालते हैं, C में से को घटा लेता हूं, 3 -2 और 0। तो ये हो गए AC के दिक्अनुपात और ये हो गए AB के दिक्अनुपात। अब देखो इधर बोर्ड पे ये जो आपके तीन बिंदु इस बोर्ड पे थे, उनसे मैंने दो रेखा बनाई है ये, और इनके मैंने दिक्अनुपात लिखे हैं, ये रहे। अब आपको पता है अभिलंब जो है समतल का, क्या वो इन दोनों रेखाओं के भी लंबवत होगा या नहीं होगा? अभिलंब तो बोर्ड के ही लंबवत हो गया है, तो इन दोनों रेखाओं के भी क्या होगा, वो लंबवत होगा। समझ रहे हो? तो मैं लंबवत की स्थिति में मुझे पता है कि दिक्अनुपातों का गुणा 0 होता है। इस कंडीशन को काम में लेने वाला हूं। मैं क्या लिखूंगा कि चूंकि अभिलंब AB व AC के लंबवत होगा, इसीलिए इसके दिक्अनुपात का इससे गुणा 0 करेंगे। A + 2B - 2C = 0 और इसका इससे 0 करेंगे गुणा 3A - 2B + 0 × C = 0। अब यहां से आपको ABC पता करना है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 2-3 क्वेश्चंस में मैं समझा चुका हूं कि अब यहां से कैसे ABC निकालना है। वो मेथड लगा के आप ABC निकालेंगे। कौन सा? A/- B/ और C/ सारणिक वाला मेथड आप लगा के ABC का मान पता कर लेंगे। फिर करना क्या उस मान का? करना ये है कि अब आपके पास अभिलंब के दिक्अनुपात आ गए हैं। अब आपको समतल पर 3 पॉइंट पता थे, एक पॉइंट ले लेना कोई भी, जैसे फर्स्ट वाला ले लिया और इस फॉर्मूले में रख दूंगा A × x - x1 + B × y - y1 + C × z - z1 = 0। इस फॉर्मूले में रख दूंगा, मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ABC के जो मान प्राप्त हुए वो रख दूंगा और x1 y1 z1 की जगह इसे रख दूंगा। अब कोई ये मत कहना सर इसे क्यों लिया, सेकंड वाले को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो? देखो फिर से हम समझते हैं। हमें इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण देना था। मैंने पहले तो ये जानता हूं मैं कि समतल का समीकरण ये होता है जिसमें एक बिंदु चाहिए होता है यहाँ पर और अभिलंब के दिक्अनुपात चाहिए होते हैं। तो बिंदु तो 3 थे, कोई भी एक तो काम आ जाएगा। क्या चीज बची हुई है जो निकालनी है? ABC निकालना बाकी है, वही काम मैंने यहाँ किया है। ठीक है, पहले मैंने माना उन्हें कि ABC है अभिलंब के दिक्अनुपात, फिर इनसे दो रेखाओं के दिक्अनुपात लिए मैंने, AB के और AC के ले लिए। आप चाहे BC के ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो रेखाओं के दिक्अनुपात लिए, इनका इससे गुणा 0 किया क्योंकि ये आपस में लंबवत होंगे और वहां से ABC आएगा और वो ABC मुझे यहाँ रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आंकड़े तो आप लोग रख देंगे। मेथड मुझे एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आप लोगों को किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन और मुझे समझाना है, वो क्या है कि जैसे कोई समतल दिया जाए कि ये एक समतल है 2x + 3y + 4z - 12 = 0 और कहा जाए कि मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब का लंबपाद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ कहीं मूल बिंदु है मान लो और इससे इस पे लंब डालते हैं समतल पे,
तो ये कहाँ काटेगा समतल को, वो बताना है हमें, जिसे मैंने P मान लिया। तो वो क्या होगा उसके लिए हम सोचते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखो रेखाओं के लिए किया था, जो हमारे बुक में था कि एक रेखा है और किसी पॉइंट से उस पर लंब डाला जाए तो जहाँ ये काटेगा उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हमने किया है ना। वैसा ही समतल के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि मूल बिंदु से ही कहे, किसी और बिंदु से भी कह सकता है कि कोई पॉइंट है उससे समतल पे लंब डालते हैं तो वो जहाँ समतल को काटेगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। देखो इस समतल के समीकरण से हम क्या करेंगे, इसके अभिलंब के दिक्अनुपात लिखते हैं। पहले तो अभिलंब के दिक्अनुपात क्या आएंगे बताओ, 2, 3 और 4, ये इसके अभिलंब के दिक्अनुपात आएंगे जो एक्स वाई जेड से गुणा हो रहे हैं। अब देखो ये जो OP रेखा है ये समतल का अभिलंबी तो है, तो एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे किसके दिक्अनुपात मिल गए हैं, OP रेखा के दिक्अनुपात मिल गए हैं 2, 3, 4, क्योंकि वो समतल का अभिलंबी है। तो मुझे इस लाइन के दिक्अनुपात मिल गए और इस लाइन पर एक पॉइंट पता है जिससे वो लाइन जा रही थी। तो मैं बिना टाइम खराब करे इस OP रेखा का समीकरण लिखता हूं। कैसे लिखा जाएगा, इस लाइन ये इस पॉइंट से जा रही थी, ये पॉइंट काम आ जाएगा और ये दिक्अनुपात काम आ जाएंगे। तो समीकरण क्या आएगा, x - 0/2 इक्वल टू y - 0/3 इक्वल टू z - 0/4। तो ये इस लाइन का समीकरण हो गया। अब इस लाइन पर मुझे क्या करना है, इक्वल टू k मानकर इस पर व्यापक बिंदु लिखना है। वो क्या आएगा, एक्स वाई जेड का यहाँ से मान क्या आएगा, 2k, 3k, 4k। तो ये व्यापक बिंदु के निर्देशांक हो गए हैं। इस लाइन पर स्थित हर बिंदु को ये दर्शाएगा और इसे अब मैं P पॉइंट मान रहा हूँ। तो K क्या होना चाहिए वो पता करना है मुझे P पॉइंट बनने के लिए। तो आपको पता है कि जब ये P पॉइंट है तो समतल के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि समतल पर भी है ये पॉइंट। तो मैं इसे अब समतल पे रख दूंगा। P बिंदु को समतल के समीकरण में रखने पर क्या मिलेगा देखते हैं। देखो एक्स वाई जेड की जगह इसे रखता हूँ 2 × 2k, 3 × 3k, 4 × 4k -12 इक्वल टू 0। हल करेंगे हमें k का मान मिल जाएगा 4k, 9k, 16k -12 इक्वल टू 0। ये 29k हो जाएगा। k का मान आ जाएगा 12/29। तो मुझे P मिल जाएगा फाइनली, जो हमें पता करना था। K की वैल्यू रखता हूँ वहाँ पे, यहाँ पर रखूँगा तो कितना मिल जाएगा 24/29 और 36/29 और 48/29। देखो फिर से समझते हैं क्या किया हमने। हमें जो है समतल पर कोई पॉइंट है, जैसे अभी मूल बिंदु था वो, उससे समतल पर हमें यदि लंब डालें तो समतल को जहां काटेगा उस बिंदु के निर्देशांक बताने थे, मतलब इस P पॉइंट के निर्देशांक बताने हैं। तो क्या करना था मुझे, मैंने इस लाइन का समीकरण लिखा है, आप ऐसे ध्यान दो। अब वो कैसे लिखा मैंने, इस लाइन पर ये पॉइंट मुझे पता है जो उस लाइन पर है, मुझे तो बस इस लाइन के दिक्अनुपात और चाहिए था। वो दिक्अनुपात कहाँ से आया आपको पता है, ये लाइन जो है उस समतल का अभिलंबी तो है, तो मुझे उस समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात लेने हैं, वही उस लाइन के दिक्अनुपात हैं। तो इस समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात क्या हैं, 2, 3 और 4, वो मैंने यहाँ लिख दिए और यही उस लाइन के दिक्अनुपात है। तो इनको लेकर और इस पॉइंट 0, 0, 0 को लेके मैंने उस रेखा का समीकरण लिख लिया। अब ये पॉइंट जो है P इस लाइन पे ही है, तो यहाँ से इस लाइन का व्यापक बिंदु लिखा जो पॉइंट P है। अब यदि ये इस लाइन पर स्थित पॉइंट P है तो क्या ये समतल पे नहीं है, क्या समतल पे भी तो है। तो समतल के समीकरण में वापस इसे मैंने रख दिया क्योंकि उसे भी संतुष्ट करेगा।
ऐसा करने से मुझे k का मान मिल गया जो निकालना बाकी था, और वो आते ही पॉइंट P के एक्चुअल जो निर्देशांक थे वो हमें मिल गए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेखा है और ये कहा जा रहा है कि वो घन के विकर्णों से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोण बना रही है और हमें उसके लिए कुछ सिद्ध करना है। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, देखो। हमें ये सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर जो है 4/3 होगा। और यहाँ पर क्या स्थिति उसने दे रखी है कि एक रेखा है, ये घन के विकर्णों से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोण बनाती है, ये कहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो, सबसे पहले हमें घन की आवश्यकता पड़ेगी एक, और फिर वो ये कह रहा है कि घन के विकर्णों से एक रेखा है वो कोण बनाएगी और उनकी बात हो रही है। हमें पता है घन में 4 विकर्ण होंगे और उन चारों विकर्णों से रेखा जो कोण बनाएगी वो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है, उसने कहा है। और फिर हमसे ये एक उसने लाइन सिद्ध करने के लिए कही है। तो पहले मैं एक घन बनाता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार से एक हम घन बना लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को लेके वो घन क्या बनेगा वो हम देखते हैं। देखो, ये मेरे लिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, मैंने मान रखा है। अब मैं यहाँ मूल बिंदु है, निर्देशांक भी मैं लेता हूँ। इस पॉइंट को ए मान लिया, इसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इस प्रकार से ये मैंने नामकरण कर दिया इस घन का। अब मैं इस घन की भुजा जो है ए मान लेता हूँ, तो फिर सारे बिंदुओं के जो निर्देशांक आएंगे वो लिखता हूँ क्या आएंगे। देखो, जो एक्स अक्ष पे पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या आएंगे, ए 0 0, क्योंकि वो एक्स अक्ष पे है तो वाई और जेड उसका 0 होगा। जो वाई अक्ष पे है उसका 0 a 0, जो जेड अक्ष पे है उसका 0 0 a। ये वाला बी पॉइंट एक्स वाई पे है तो उसका आएगा a 0। ये डी पॉइंट वाई जेड पे है तो उसका आएगा 0 a। एफ पॉइंट एक्स जेड पे है तो a0 a, समझ गए। और ये पॉइंट ई तीनों अक्षों से बाहर और तीनों अक्षों से a दूरी पर स्थित है तो इसके निर्देशांक ये होंगे। ऐसा आपने पहले भी किया होगा, और वो मूल बिंदु है, उसके लिए कुछ बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो इस प्रकार से मैंने घन की भुजा ए मान के सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए हैं। जो एक्स अक्ष पे है उसका ओनली एक्स आएगा, वाई अक्ष पे उसका ओनली वाई आएगा, जो एक्स वाई तल में उसमें एक्स और वाई आएंगे। इस प्रकार से ये आ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप चारों विकर्ण कौन से हैं आपको दिख रहा है। एक तो है ओ ई और ई को मिलाने वाला, एक है सी एफ और एक है बी और जी को मिलाने वाला, बी जी, और एक है ए डी। ये यहाँ पर 4 विकर्ण है, मैंने लिख दिए। मैं इन चारों विकर्णों को एक तरीके से, ये 4 रेखाएं ही होगी तो इनके दिक् अनुपात लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? इन सबके दिक् अनुपात। ओ ई के दिक् अनुपात, सी एफ के दिक् अनुपात, बी जी के दिक् अनुपात और ए डी के दिक् अनुपात, सबके दिक् अनुपात लिखते हैं। अब आपको पता है दिक् अनुपात कैसे आते हैं, दोनों बिंदुओं को घटाने से आते हैं ना। तो ओ ई विकर्ण के दिक् अनुपात कैसे मिलेंगे? ई में से ओ को घटा के, मीन्स ए में से मूल बिंदु घटाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? ए कोमा ए मिलेगा। अब सी एफ के दिक् अनुपात लिखता हूं, सी ये रहा और एफ ये रहा, तो इन्हें आपस में घटा लेते हैं। एफ में से सी को घटा लेता हूं, क्या मिलेंगे दिक् अनुपात? देखो,
ए में से 0 गया ए, 0 में से ए गया माइनस ए, और ए में से 0 गया ए। तो ये सी एफ के दिक्अनुपात आ गए। फिर बी जी के दिक्अनुपात लिखते हैं हम। बी में से जी घटा लेना आप लोग, ए माइनस ए आएंगे, और इस प्रकार से ए डी के भी दिक्अनुपात लिख लेंगे। देखो पहले सब में प्लस आया है, फिर सेकंड वाले में माइनस था, थर्ड वाले में माइनस था, अब एक माइनस फर्स्ट वाले में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक माइनस सब में आएगा और एक सब में प्लस हो जाएगा। तो ये चारों विकर्णों के दिक्अनुपात है। अब इनसे मैं लिखता हूं दिक्कोज्याएं। क्या लिख रहा हूं? दिक्कोज्याएं। ओ ई की दिक्कोज्याएं, सी एफ की दिक्कोज्याएं, बी जी की दिक्कोज्याएं और ए डी की दिक्कोज्याएं लिखते हैं सबकी। दिक्कोज्याएं कैसे आती है दिक्अनुपातों से आपको पता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग लगा के। तो बताओ इसमें क्या रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा? ए बी सी तीनों ए हो गए हैं, तो कितना आएगा? अभी यहाँ पे रूट 3a आ जाएगा। तो मुझे रूट 3a का सभी में भाग लगाना है, और ऐसा करने से क्या दिक्कोज्याएं आएगी? 1/√3, 1/√3, 1/√3। सेकेंड वाले में भी √3 का भाग लगाऊंगा, 1/√3 माइनस 1/√3, 1/√3। थर्ड वाले में भी भाग लगाएंगे a√3 का, तो 1/√3, 1 एंड माइनस 1 और ए डी में लगाएंगे तो माइनस 1 एंड 1। ये चारों जो विकर्ण होंगे उनकी मैंने दिक्कोज्याएं लिखी है और कुछ नहीं लिखा है अभी तक। अब मैं वो जो रेखा है जो घन के विकर्णों से अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाना चाह रही है, उस रेखा की दिक्कोज्याएं मानता हूं कि उस रेखा की दिक्कोज्याएं एल एम एन है। क्लियर है? समझ गए? क्या किया मैंने? सबसे पहले एक घन बनाया भुजा ए मानते हुए उसकी, और फिर जो चारों विकर्ण आएंगे उनके पहले दिक्अनुपात लिखे, फिर उनकी मैंने दिक्कोज्याएं लिखी है। अब एक रेखा की मैं दिक्कोज्याएं एल एम एन ले रहा हूं जो इनसे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाएगी। अब देखो ये दिक्कोज्याओं वाली रेखा इस वाले से अल्फा कोण बना रही है, तो फॉर्मूला कहता है कि cos अल्फा इक्वल टू, आपने पढ़ा है कोण का फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ये होता है। लेकिन दिक्अनुपातों की जगह दिक्कोज्याएं दे दी जाए तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इतना ही आएगा फिर। तो ये हमारा फॉर्मूला हमें लगाना है दो रेखाओं के मध्य कोण के लिए। समझ रहे हो? अब कोण जब अल्फा है तो cos अल्फा, और इस रेखा और इस विकर्ण के बीच में है तो ये L1 M1 N1 है और ये L2 M2 N2 है। बताओ गुणा करोगे L का 1/√3 से, M का 1/√3 से, N का 1/√3 से, इनमें से 1/√3 कॉमन ले लूँ तो L प्लस M प्लस N। इसी प्रकार से बीटा कोण जो है वो किन के बीच है? इस रेखा और सेकंड वाले विकर्ण के साथ, तो इनका गुणा कर लेंगे हम फिर cos बीटा के इक्वल में, और फिर इनमें से 1/√3 कॉमन लेके लिखूं तो L माइनस M प्लस N। इसी प्रकार से cos गामा इक्वल टू 1/√3 L प्लस M माइनस N, और cos डेल्टा इक्वल टू 1/√3 माइनस L प्लस M प्लस N। अभी मैंने चारों के मान लिख दिए हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा और cos डेल्टा के। इनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो वो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया। फिर हमें क्या मिलेगा? L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा? L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर।
फिर l प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर और लास्ट में माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे जब आप हल करेंगे तब आपको कहीं पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, कहीं पर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जब आप ये सारे फॉर्मूले लगा चुके होंगे तो lm mn और ln वाले पद कट जाएंगे और 4 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिलेगा और फिर आपको पता है कि इसका मान 1 होता है, तो फाइनली आंसर 4/3 मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये 6 नंबर के लायक है, इसीलिए हमने इसे देखा है। फिर से इसे हम देखो एक बार समझते हैं। उसने ये कहा था कि एक रेखा घन के विकर्णों से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाएगी, तो कुछ सिद्ध करने के लिए उसने कहा था। तो सबसे पहले मैंने स्टेप्स क्या लिए वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने पहले घन बनाया एक, उसकी मैंने भुजा या कोर जो है वो a मानते हुए जो सारे शीर्ष होंगे उसके वो लिखे, वहाँ से जो 4 विकर्ण आएंगे उनके दिक्अनुपात लिखे, फिर उनकी मैंने दिक्कोज्याएँ लिखी है और फिर एक रेखा जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाने वाली है उसकी दिक्कोज्या LMN ली। फिर वो जो चारों कोण बना रही है उनके मैंने कंटिन्यू फॉर्मूले लगाए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा मुझे प्राप्त हुए, उनका वर्ग करके जोड़ा तो इस तरह की स्थिति बनेगी। वहां से आंसर क्या आ गया, 4/3। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमें देखना था। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, वो दो रेखाओं का सहतलीय होना उस पर आधारित है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दो रेखाओं के सहतलीय होने का क्या प्रतिबंध है। देखो मैं पहले प्रतिबंध लिखता हूं। जैसे दो रेखाएं दी जाए, एक x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो रेखाएं मैंने दे दी। अब इनका एक तल में होना, सहतलीय का मतलब एक तल में होना, उसका क्या प्रतिबंध है। उसका प्रतिबंध ये है कि एक सारणिक का मान 0 के बराबर आना चाहिए। वो सारणिक क्या करेगी, उसकी जो दूसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति है वो तो दिक्अनुपातों से आएगी। मीन्स यहाँ a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2, और जो पहली पंक्ति है वो दोनों पर स्थित बिंदुओं को घटाकर प्राप्त होगी। मीन्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये प्रतिबंध है दो रेखाओं के सहतलीय होने का। आपके बुक में नहीं है बट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने बताया आपको। अब यदि मान लीजिए रेखाएं सदिश रूप में हो तो भी है प्रतिबंध, लेकिन इतना आप याद नहीं रख पाएंगे, इसीलिए मैंने ओनली कार्तीय रूप का बताया है। और आप भी रेखाओं का कार्तीय रूप ही यूज कर लेना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, x प्लस 3 अपॉन माइनस 3, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 5 अपॉन 5, x प्लस 1 अपॉन माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 5 अपॉन 5। ये दो रेखाएं हैं। अब ये सहतलीय है, ये सिद्ध करना है मुझे। तो यहाँ से देखो, पहली रेखा से x1 y1 z1 और a1 b1 c1 मिलेंगे, और दूसरी रेखा से x2 y2 z2 और a2 b2 c2 मिलेंगे। बताओ क्या आएगा x1 y1 z1। ये जो बिंदु है ऊपर चिन्ह बदलकर उसे लेंगे, माइनस का 3, 1 और 5, क्योंकि ये घटाया जाता है इसलिए। और a1 b1 c1 दिक्अनुपात है तो माइनस का 3, 1 और 5, तो सेम ही आ रही है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर हम आते हैं दूसरी लाइन पर, जो बिंदु है वो लिखता हूँ -1, 2 और 5, यहाँ से देखिए आप, और उसके दिक्अनुपात क्या है, -1, 2 और 5 है। चलो सहतलीयता का प्रतिबंध लगाते हैं। सारणिक का मान 0 आना चाहिए। x2 में से x1 घटाएंगे, क्या मिलेगा आपको, x2 में से x1 घटाओगे, -1 में से -3 को तो 2, y2 में से y1
एक Z2 में से Z1 0, फिर A1 B1 C1 यहाँ पे रख देंगे, ये लो, और A2 B2 C2 रख दिया, ये लीजिए। अब इसका प्रसार करते हैं, 0 आया तब तो रेखाएं सहतलीय है, वरना नहीं होगी। तो 0 आता है क्या देखते हैं, 2 इंटू कितना आएगा आगे 5 माइनस 10, 5 माइनस 10, फिर -1 के साथ क्या आएगा, इनका गुणा -15 और इनका गुणा +5, और फिर आगे ये 0 है। तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, -5 इंटू 2 माइनस का 10 और यहाँ से प्लस का 10, तो हमें 0 मिल गया ना। तो इससे क्या बात सिद्ध हो गई कि ये दोनों रेखाएं जो दी हुई थी वो क्या है, सहतलीय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या किया मैंने, फर्स्ट लाइन से कवर किया x1 y1 z1 एंड a1 b1 c1, मीन्स उस रेखा पर स्थित बिंदु और उसके दिक् अनुपात। फिर ऐसे सेकंड लाइन से उनको लिखा और इस फॉर्मूले में पुट करके देखा कि क्या सारणिक 0 आती है, क्या आ रही है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो दोनों रेखाएं जो है क्या है, सहतलीय है। तो ये मैंने सारे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बुक के अलावा बाहर से संभव है वो मैंने आपको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम नई क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।